कंपोनेंट्स किए थे क्लाइमेट के मेरे ख्याल से, ये था ना, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, ये भी कर लिया था। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट यहाँ से स्टार्ट करना है मेरे ख्याल से, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे भैया कितने तरह के क्लाइमेट है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स व्हिच आर अवेलेबल। तो कौन कौन से क्लाइमेट है वो उठाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला, तो फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। द फर्स्ट ऑफ द क्लाइमेट इज टर्म्ड एज व्हाट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नाम में मेंशन है, ट्रॉपिकल कंट्री है, सुना होगा बहुत बार आपने, बहुत बार आंसर सुना होगा अपने भैया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, तो ट्रॉपिकल। तो इट इज जनरली फाउंड नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास पाया जाता है। अब इक्वेटर के पास टेम्परेचर कैसा है वो कल हमने डिस्कस किया था। इक्वेटर के पास इंसोलेशन ज्यादा होगी या कम होगी, इक्वेटर के पास इंसोलेशन ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर, तो वार्म टेम्परेचर होंगे, वार्म क्लाइमेट होगा। क्लियर है। सो ट्रॉपिकल है, फाउंड नियर द इक्वेटर, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वार्म टेम्परेचर ईयर राउंड, पूरे साल गर्मी रहती है यहाँ पे, और सिग्निफिकेंट रेनफॉल होगी। क्यों, इसका भी मैकेनिज्म कल बता दिया था। तो कल इतनी डिटेल में चीजें डिस्कस करिए, आप खुद ही बता सकते हो क्यों। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, हवा हल्की हो जाएगी, हवा हल्की हो जाएगी, क्या करेगी, राइज करेगी, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, इट लीड्स टू व्हाट, रेनफॉल। कल मेरे ख्याल से क्लास यहीं पे खत्म होती है। सो लो प्रेशर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रेनफॉल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई क्लाइमेट, ये भी कल आ गया था। जिस तरफ बारिश नहीं हो रही थी, जिस तरह बारिश नहीं हो रही थी वहां पर क्या है हमारे पास, तो जिधर बारिश नहीं है वहां पे आपको ड्राई रीजन मिलेगा। तो उसी को थोड़ा, जिसको आपने ये बोला था, क्या बोल रहे थे आप, विंडवर्ड और लीवर्ड साइड, कल बोल रहे थे विंडवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड पे बारिश नहीं हो रही है, तो सेम वही कहानी है, एक्जैक्टली सेम स्टोरी। तो इट इंक्लूड्स द डेजर्ट्स एंड स्टीप क्लाइमेट्स विद लो प्रेसिपिटेशन, बारिश कम होती है, एंड सिग्निफिकेंट टेंपरेचर वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट। एग्जांपल लद्दाख हो जाएगा, हमारा राजस्थान भी इधर, ये ना ऑरोग्राफिक, बिल्कुल रिपीट करना है इसमें तो कुछ। तो पहला हो गया हमारा ट्रॉपिकल, दूसरा हो गया हमारा ड्राई। टेम्परेचर सिग्निफिकेंट है बट रेन कम है, ऐसा क्यों। टेम्परेचर सिग्निफिकेंट है मतलब, टेम्परेचर सिग्निफिकेंट नहीं भैया, ये कहाँ बोला टेम्परेचर सिग्निफिकेंट है, ये टेम्परेचर की वेरिएशन सिग्निफिकेंट है, दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है, ये बोला है। ये थोड़ी बोला टेम्परेचर ज्यादा है, द सिग्निफिकेंट टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट, तो दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे कल हमने बात करी थी कोस्टल एरियाज, वहाँ पे कोई टेम्परेचर वेरिएशन नहीं मिलती है, नो टेम्परेचर वेरिएशन इज फाउंड, ऑलमोस्ट टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा। तो ड्राई में आपको सिग्निफिकेंट टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन मिल रही है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, रेनफॉल एसोसिएटेड थी ज्यादा टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेट। टेम्परेट ये कहाँ मिलता है आपको, मिड लैटिट्यूड रीजन में। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, जैसे हम बात करें इंडिया की, और इंडिया की भी कौन सी इंडिया की, नदर्न इंडिया की। अब नदर्न इंडिया की बात करोगे टेम्परेट रीजन में आ जाता है, इट फॉल्स इन टेम्परेट रीजन। तो मिड लैटिट्यूड रीजन के अंदर है, टेम्परेचर कैसे रहते हैं भैया, मॉडरेट टेम्परेचर रहते हैं, एंड डिस्टिंक्ट सीजन मिल जाएंगे आपको, भांत भांत के सीजन मिलेंगे। आपने इरिगेशन में खूब तरह के सीजन किए होंगे, आपने खूब तरह के सीजन किए होंगे इरिगेशन के अंदर, 8 सीजन बताए होंगे मैंने आपको इरिगेशन के अंदर, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन आई हैव डिस्कस्ड। तो अब इक्वेटर से हम क्या करते जा रहे हैं, हम इक्वेटर से क्या करते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल, इक्वेटर से दूर होते जा रहे हैं, इंसोलेशन क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या मिलता है, जो इंटीरियर रीजन होते हैं कंट्री के, वहां पे आपको मिलेगा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेटर टेंपरेचर एक्सट्रीम्स एंड आर फाउंड इन द इंटीरियर। आ गया इंटीरियर रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर रीजन का मतलब सी से क्या है, सी से क्या है, दूर है। जैसे इंडिया में, इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, इंडिया में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश, ये क्या है, दूर है सी से, दोनों तरफ सी से दूर है, दिल्ली दूर है सी से, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर टेंपरेचर एक्सट्रीम्स मिलेंगी, बिल्कुल सही बात है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, ठंड भी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है। हैंग हो गया क्या? नहीं सही है। नेक्स्ट आ गई वापस। नेक्स्ट है पोलर, नाम में लिखा हुआ क्लाइमेट, कहाँ पहुंच गए वो, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, चलो ठीक है, कंजन ने बोल दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल में पहुंच गया, सही बात है। टेम्परेचर क्या है, इक्वेटर से बहुत दूर है, टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो कोल्ड टेम्परेचर है पूरे साल, बारिश कैसी है, बहुत ही लिमिटेड है। तो इट इज लोकेटेड नियर द पोल्स विद कोल्ड टेम्परेचर ईयर राउंड एंड लिमिटेड प्रेसिपिटेशन एंड मोस्टली एज स्नो। तो हमारे पास अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई हैं। अब ये क्लाइमेटिक कंडीशन कैरेक्टराइज कैसे हुई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कल हमने बात करी थी क्लाइमेट्स की, आज हमने बात करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। एक पिक्चर भेजिए, जूम करो से, देखो भैया जूम करके, ये लो जूम करके, ये देखो पूरा रीजन काट के दे दिया इसने, द इंटायर रीजन इज डिवाइडेड। अच्छा इसमें देखो थर्मोग्राफ भी बना के दिया हुआ है, थर्मोग्राफ भी बना के दिया हुआ है, ये कैसी रीजन है हमारी, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, रेड कलर से काटते हैं।
ट्रॉपिकल और सब इक्वेटोरियल जोन ये है। ट्रॉपिकल के ऊपर हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है और टेम्परेट रीजन है जो हरे कलर से बना के दिया हुआ है, बाकी तो वो दिख ही रहा है बीच बीच में क्या आ रहा है। और फिर इसने पोलर सब पोलर रीजन ब्लू कलर से बना के दिखाया है। तो ये थर्मोग्राफ क्या बता रहा है, जहाँ पर डार्क कलर आ गए हमारे येलो ऑरेंज रेड, टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे जैसे लाइट चले गए ग्रीन से ब्लू लाइट ब्लू, वैसे टेम्परेचर क्या होती गई, कम होती गई, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गई क्लाइमेट्स की। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेन चीज पे आते हैं भैया। मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो क्लाइमेट चेंज है, अभी तक तो हम क्लाइमेट पे बैठे हुए हैं, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। अब हम बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम। खूब सारे कंपोनेंट है हमारे अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम के, इसको आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी करते हो, वहाँ पर भी इसकी थोड़ी बहुत झलक पड़ती है, तो होनी भी चाहिए क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस का एक पार्ट है हमारा ये। अब जो हमारा अर्थ का क्लाइमेटिक सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है किसके बीच में, वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में। यू कैन से द अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, जो हमें समझने आगे, जो हमें समझने आगे। और ये जो इंटरेक्शन है यही क्या करती है, क्लाइमेट को रेगुलेट कर रही होती है। ये जो इंटरेक्शन है हमारे अर्थ के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में, यही क्लाइमेट को रेगुलेट कर रही होती है। दिस ओनली रेगुलेट्स द क्लाइमेट। अब इस कंपोनेंट में है कौन कौन, इस कंपोनेंट में हमारे पास एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। सबका अलग अलग रोल होता है, एक एक करके सबके रोल उठाते हैं। इसको हम जियोस्फीयर भी बोल देते हैं। डाउनलोड आफ्टर 30 मिनट्स। अरे यार, तो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, हमारे कंपोनेंट्स हैं भैया, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, क्रायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, जिसको जियोस्फीयर भी बोला जाता है, और बायोस्फीयर है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे अर्थ के क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द डिफरेंट अर्थ क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स। तो अर्थ है, अलग अलग कंपोनेंट को बना के दिखा रखा है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, क्रायोस्फीयर है, बायोस्फीयर है और लिथोस्फीयर है। एक एक करके सारे कंपोनेंट को उठाते हैं और उसके फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है। हाउएवर फंक्शंस कहाँ लिखे हुए, नाम में लिखे हुए, नाम उठाओगे वहीं समझ में आ जाएगा। पहला उठाते हैं एटमॉस्फेयर। द फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज व्हाट, एटमॉस्फेयर। ये हमारा पहला कंपोनेंट है, नाम क्या पड़ा इसका, एटमॉस्फेयर। क्या भैया एटमॉस्फेयर, तो यू कैन से एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस व्हिच इज सराउंडिंग द अर्थ। क्योंकि हम एयर पोल्यूशन जब समझते हैं यहीं से तो उठा के समझते हैं भैया एटमॉस्फेयर में ही तो है एयर पोल्यूशन। तो एटमॉस्फेयर क्या है, ये लेयर है गैसेस की जो सराउंड करती है किसको, अर्थ को। तो अर्थ के चारों तरफ जो भी गैसियस मास प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अंदर। ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अंदर। कैसे, विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, जो आगे डिटेल में हम करेंगे। पूरा टॉपिक है मेरे पास आगे इसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, और उसी के ऊपर से सवाल आएंगे आपके। तो हम क्या बोलेंगे, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, पहली बात। दूसरा, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। कैसे, अभी आगे देखेंगे। किसकी मदद से ये टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से ये टेम्परेचर रेगुलेट होता है। क्लियर है चीज। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है भैया 78%, ऑक्सीजन है 21%, और बाकी जो छोटी मोटी गैसेज है वो 1% के आसपास आपको मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और वाटर वेपर है। ये मैंने कॉम्पोजिशन बताई है किसकी, एटमॉस्फेयर की। ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, बस कॉम्पोजिशन बताइए किसकी मैंने आपको, एटमॉस्फेयर की। क्लियर है। अच्छा, फंक्शन क्या होता है इसका, व्हाट द फंक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का फंक्शन होता है कि भैया जो हीट है उसको इंट्रैप करके रखना, लिखा हुआ भी है, इट इंट्रैप्स हीट थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस कैसे हीट को इंट्रैप करती है, मैकेनिज्म आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। अभी तक तुम क्या बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस से टेंपरेचर बढ़ जाता है, भैया कैसे बढ़ जाता है, मैकेनिज्म विल सी। तो देखते हैं आगे मैकेनिज्म को। दूसरा, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विंड। ये सोलर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है विंड की मदद से। एक, अर्थ के टेंपरेचर को रेगुलेट करेगा ग्रीन हाउस गैसेस से। दूसरा, विंड कैसे होती है ब्लो, वही प्रेशर डिफरेंस से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलती है, उससे ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, कल भी बताया था आपको, विंड जब ब्लो कर रही थी ओशन को, जो वेव्स है उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रही थी। जो हमारी विंड्स ब्लो कर रही थी, जो गर्म पानी था उसको फ्लो करा के लेके जा रही थी, और मैंने उस इंपैक्ट का नाम भी दिया था आपको, वो भी आज देखेंगे डिटेल में अगर आ गया टॉपिक तो। चलो नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ बाय फिल्टरिंग दी हार्मफुल सोलर रेडिएशन। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको एंटर करने से क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर रोकती है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसको एंटर करने से रोकती है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ओजोन। अब फिर से हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक मिलेगा आगे। तो एयर पॉल्यूशन जो हम करेंगे पूरे एटमॉस्फेयर को डिटेल में समझेंगे। अभी हमारा एम ये नहीं है। अभी हमारा एम क्या है, तो ये मत बोलना सर वो एटमॉस्फेयर की लेयर बता दो। अभी एम है कि क्लाइमेट का एक कंपोनेंट क्या बनता है, एटमॉस्फेयर, बस यही समझ रहा है। मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो क्लाइमेटिक चेंज है। हाँ, एटमॉस्फेयर भी आगे खूब सारी लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। तो वहां की बात नहीं कर रहा, वो जब एयर पॉल्यूशन करेंगे तो वापस एटमॉस्फेयर पे आएंगे। विल कम बैक टू द एटमॉस्फेयर। क्लियर है। क्या भेजा ये, फोटो उठा के भेज दी। हाँ, वो हमने मैंने अलग अलग कंपोनेंट बता दिया, आपने एक साथ बता दिए, पर ऐसे होंगे नहीं। इस रिप्रेजेंटेशन को तो उठा लेना, इस रिप्रेजेंटेशन को तो उठा लेना कि इतना पोर्शन अर्थ का या एटमॉस्फेयर है, इतना पोर्शन हमारा हाइड्रोस्फेयर है, क्योंकि पाई चार्ट हमारा ऐसे ही होता है। इतना पोर्शन बायोस्फेयर है, सब डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी अर्थ के ऊपर। तो वो सेपरेटली बना के दिखाया मैंने आपको वहाँ पे, दैट आई हैव शोन सेपरेटली। चलो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे, तो एटमॉस्फेयर के फंक्शन क्या है भैया, जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है।
दूसरा हार्मफुल रेडिएशंस को रोकता है। हाँ, सारे मिक्स ही हैं, बिल्कुल सही बोले, सारे मिक्स ही हैं। दूसरा जो सोलर एनर्जी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ द विंड और वेदर पैटर्न्स। अच्छी है पिक। क्या भेजा भाई? पूरी स्क्रीन तुमने स्क्रीनशॉट लेके भेज दी, तो तुम्हारे ऊपर टैब्स भी दिख रहे हैं उसके अंदर। प्रोसीड आप भाई, नोट करते हैं ना फिर ये बच्चे। अभी पीछे लेके आएंगे, बैक स्लाइड लेना 2 सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। फिर से नाम में मेंशन्ड है, कलेक्शन ऑफ द वाटर अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, सब भूल जा रहे हैं, जो सब पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करो, भूल जा रहे हैं तो। भूलना एक नॉर्मल बात है, ये कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये तो ऑब्वियस बात है, भूलेंगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमें रिवाइज करना है, टू कंटिन्यूअसली रिवाइज इट। क्लास में और अच्छी अच्छी पिक मिलेगी। बता रखा है, पता है ये प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन भी बता रखा है। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन सॉल्व है भाई। भाई है एनवायरमेंटल साइंस। अब एनवायरमेंटल साइंस में एयर पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन भी है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल भी है, और भैया एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हमारा क्लाइमेट चेंज भी है। इसी को 4 सब्जेक्ट में तोड़ के दे दिया उसने और बोल दिया 22 टॉपिक है। 22 टॉपिक का है भाई, टॉपिक तो वही गुने चुने 4-5 ही है। आपको दोस्त नाम काट काट के दे दिया अगले ने, और क्या हुआ? यही हुआ, और आप परेशान होते फिर रहे हो। तो कंटेक्स्ट तो वही रहेगा, कंटेक्स्ट सेम। कंटेंट यूट्यूब वाली ही है ना, देख लो आप। अब यूट्यूब पे देखना तो देख लो, मैच कर लो, सेम यूट्यूब वाली कंटेंट है या नहीं है। मशीनरी भी रिपीट हुआ है, मशीनरी, हाँ मशीनरी का बहुत सारे कंटेक्स्ट उसके बार बार रिपीट हुए हैं। कवर करें इसे। तो हाइड्रोस्फीयर क्या भैया? हाइड्रोस्फीयर विल इंक्लूड कलेक्शन ऑफ द वाटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे जितना भी पानी का कलेक्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोल देते हैं। सो दिस इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। सारी वाटर बॉडीज पता है आपको, ओशन है, सी है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है। और बिलो द अर्थ सरफेस यानी अंडरग्राउंड वाटर को भी इंक्लूड कर लेता है। क्लियर है? फंक्शन क्या भैया हाइड्रोस्फीयर का? पानी को स्टोर करके रखना। तो स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स द हीट अक्रॉस द ग्लोब थ्रू द ओशन करंट। फिर से कल डिस्कस किया, जहां पर भी पानी अवेलेबल होता है, आप लोगों ने बॉम्बे का एग्जांपल दिया, वहां पे जो टेंपरेचर है वो मॉडरेट रहता है। वहां पे जो टेंपरेचर है वो मॉडरेट रहता है। क्यों? क्योंकि पानी क्या करता है? सिंक की तरह काम करता है। तो सेम वही बोल रहा है, ये हाइड्रोस्फीयर किसका काम करता है? ये स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है हीट को। टेंपरेचर ज्यादा बढ़ेगा, पानी इसको एब्जॉर्ब कर देगा। रीजन बताना, टेक्निकल रीजन बता रखा है इसका मैंने आपको। और जैसे ही ईएससी में जाओगे सवाल ऐसे बनने लग जाएंगे। पानी हीट को स्टोर कर लेता है, टेक्निकल रीजन क्या है इसका? स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट इज ह्यूज। क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, विंड ब्लो करी, गर्म पानी क्या कर गया? हीट को एब्जॉर्ब किया, टेंपरेचर बढ़ा, डेंसिटी कम हुई, हल्का पानी ऊपर रहता है, हवा चली, फ्लो करा के दूसरी जगह पे ले गई, तो हीट को ट्रैवल भी कराता है। तो इट स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स द हीट अक्रॉस द ग्लोब थ्रू द ओशन करंट। ये तो है हमारा एल नीनो ला नीना। सेम ये कहानी है, लीनो लागिना, बस नाम दे दिया हमने, भी देखेंगे आगे आएगी ये चीज, विल डिस्कस दैट पॉइंट। और यही यही कारण है, यही कारण है ये जो स्टोर और ट्रांसफर और हीट वाला अभी इसके टाइम पे आज को आपको मिल रहा है। बारिश क्यों हो रही है? इसी की वजह से हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अब जो बारिश हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। नेक्स्ट, इट इन्फ्लुएंसेस द वेदर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है वेदर और क्लाइमेटिक साइकिल थ्रू द वाटर साइकिल। बैंगलोर में ऐसा क्या हुआ? पानी खत्म हो गया, 1000 मीटर पानी खत्म। ऐसा क्या हुआ? पानी खत्म हो गया, खा गया पानी सारा भाई, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर ली, खत्म हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है वेदर को और क्लाइमेट को, किसकी वजह से? वाटर साइकिल की मदद से। अब वाटर साइकिल आपने अलग कर रखी है, ये आपको वाटर कंजर्वेशन वाले टॉपिक में बता रखा है। तो यहाँ वाटर साइकिल का रेफरेंस आ गया, वाटर साइकिल का डिस्कस कर रखी है, अलग से कर रखी है, दैट वी हैव डिस्कस सेपरेटली। नेक्स्ट, ओशन एक्ट एज अ कार्बन सिंक। ये भी करेंगे, आएगा, ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, ये भी क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। तो ओशन एक्ट एज अ कार्बन सिंक, एब्जॉर्ब्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या बना लेता है? ये देखो कार्बोनिक एसिड बन गई। तो ये कार्बन सिंक का भी काम करता है, हीट सिंक का भी काम करता है, एसिडिफिकेशन हो जाती है। अभी करेंगे आगे इसको, डिस्कस दिस पॉइंट। है तो वही चीज। अब इसलिए एक चीज बस एक बार ही पढ़नी पड़ती है, बार बार थोड़ी पढ़नी पड़ती है कि भैया हम कॉलेज के एग्जाम के लिए अलग पढ़ेंगे, यूपी के लिए अलग पढ़ेंगे, फिर एमपी के लिए अलग पढ़ेंगे, फिर गुजरात के लिए अलग पढ़ेंगे, ईएससी के लिए अलग पढ़ेंगे। ऐसा तो होगा ही नहीं, एक बार ही पढ़नी होती है। फिर क्लाइमेट चेंज में उसको अलग पढ़ोगे, फिर ग्रीन एनर्जी में उसको अलग पढ़ोगे। किसी तो ग्रीन एनर्जी में था भाई, एक ही तो टॉपिक है, इज वन द सेम थिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रायोस्फीयर। अब क्रायोस्फीयर क्या है? क्रायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द फ्रोजन वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। जितना भी फ्रोजन वाटर है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोस्फीयर बोलते हैं। क्या क्या आ जाएगा? ग्लेशियर आ जाएगा, आइस कैप आ जाएगा, आइस शीट आ जाएंगी, सी आइस आ जाएगा। तो जो भी पानी फ्रीज हो गया अर्थ की सरफेस के ऊपर, इसको जोड़ के क्या बोल देते हैं? क्रायोस्फीयर बोल देते हैं। दिस टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? क्रायोस्फीयर। अब ये जो सारे हैं ना, इनमें डिफरेंसेस मैंने कहा बताए हैं? इनमें डिफरेंसेस मैंने आपको वाटर कंजर्वेशन वाले टॉपिक बता रहे हैं। टॉपिक अलग काट दिया भाई तुमने, इसका मतलब थोड़ी अलग होगी। ये भी बता रखा है कितना पानी स्टोर है इनके अंदर, कितना फ्रेश वाटर स्टोर है इनके अंदर, पर अभी के लिए ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट इसको भी करेंगे आगे, दैट आल्सो विल डिस्कस। रेफरेंस आएगी ना कि भैया ये कर रखा है हमने क्रायोस्फीयर। फ्रोजन वाटर जो है जम गया, बर्फ में कन्वर्ट हो गया, ये रहा फ्रोजन वाटर। दो बार तो फोटो दिखा दी भाई आपको, तो बोल रहे थे फोटो अच्छी है।
ये दिखा रखा है क्रायोस्फीयर, ये टेढ़ा होके देखना पड़ रहा है, ये सीधा होके देख लो, ये वाला ये अलग से दिखा रखा है फोटो। तो फ्रोजन वाटर जो होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको भैया क्रायोस्फीयर बोल देते हैं। तो ये रहा भैया क्रायोस्फीयर, इसमें तो पिक्चर दिखाते हैं आपको। तो सब आ जाएगा इसके अंदर, एवरीथिंग विल बी देयर। चले आगे, चलो। क्रायोस्फीयर का फंक्शन क्या है? व्हाट द फंक्शन ऑफ द क्रायोस्फीयर? क्रायोस्फीयर, इट रिफ्लेक्ट्स द सोलर रेडिएशन, देयरबाय हेल्प टू कूल द प्लैनेट। ये क्या करता है? ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गई, यानी सोलर रेडिएशन किसने एब्जॉर्ब नहीं करी? सोलर रेडिएशन किसने एब्जॉर्ब नहीं करी? आइस ने, अर्थ की सरफेस में एब्जॉर्ब नहीं करी ना। इसी की जगह पानी होता तो, इसी की जगह पानी होता है, एब्जॉर्ब कर जाता। अभी पीछे बताया, अर्थ होती है एब्जॉर्ब कर जाता। हाँ, सबकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, पानी की अलग है, सॉइल की अलग है, कंक्रीट अलग है, सबकी अलग अलग है स्पेसिफिक हीट। ये क्या करता है? सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, सीधा एब्जॉर्ब ही नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको टेंपरेचर कंपैरेटिवली क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि जब हीट एब्जॉर्ब होती है तभी तो टेंपरेचर क्या करता है? बढ़ता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये बताता है ना कि 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। दिस वाज द ओनली पॉइंट है ना। तो इसने तो क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया। अब हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हीट हमारी एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? ये टेंपरेचर बढ़ेगा नहीं, टेंपरेचर बढ़ेगा नहीं, टेंपरेचर कम रहेगा। सो इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लैनेट। तो लिखने के लिए लाइन बहुत सिंपल है कि भैया इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लैनेट, पर कैसे? उसके पीछे का मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए। बिहाइंड दैट द मैकेनिज्म शुड बी नोन टू अस। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? टैब मतलब जूम कर रहा था, टैब में मेरा क्रॉस दब गया। पता था हल्ला काटने लग जाओगे इतनी सी देर में, मुश्किल 3 सेकंड हुए होंगे। तो मैं उसको अपनी स्क्रीन को बड़ा कर रहा था, तो बड़ा करने में क्लिक करने बैठा तो वो क्रॉस वाला साइन दब गया मेरे से। ये जो इफेक्ट मैंने आपको बर्फ का बताया, आइस का बताया, आइस का करती है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे टेंपरेचर कंपैरेटिवली कम रहता है। क्लियर है? ऐसा ही इंपैक्ट, ऐसा ही इफेक्ट और कौन देता है? ऐसा ही इंपैक्ट, ऐसा ही इफेक्ट और कौन देता है? आगे आंसर नीचे किसने बताया था? क्लाउड्स। गिरगिट ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, और क्योंकि आगे इसकी रेलेवेंस है, अभी हमारे टॉपिक में आएगा, ध्यान रखना इस चीज को, वापस मैं रिलेट कराऊंगा। सेम यही काम कौन कराता है? सेम यही काम कराता है भैया, क्लाउड। तो क्लाउड अगर बन जाए, क्लाउड कवर रहे, तो वो क्या करते हैं? सोलर रेडिएशन को, अगर क्लाउड कवर रहे तो वो क्या करते हैं? सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे टेंपरेचर क्या रहता है अर्थ की सरफेस के ऊपर? इससे टेंपरेचर क्या रहता है अर्थ की सरफेस के ऊपर? कंपैरेटिवली कम रहता है। टेंपरेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कम। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? अच्छा, कोई इन जनरल मुझे बताएगा क्लाउड्स की फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करता है? सन। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बोला। ये किसने बोला? पूर्णानंद ने। क्लाउड की फॉर्मेशन में सन मदद करता है। अब सन में भी कौन? आपने एक जनरल चीज बताई, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन में क्या? सोलर रेडिएशन में कॉस्मिक रेस। सोलर रेडिएशन में भी कौन? कॉस्मिक रेस। क्योंकि अभी आगे टॉपिक है ये मेरा, मैं अभी यहीं पे खत्म कर रहा हूँ उस टॉपिक को। आई एम फिनिशिंग द टॉपिक हियर ओनली। क्लियर है कि कॉस्मिक रेस क्या करती हैं? भैया क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा, कॉस्मिक रे इमिट कहां से होती है? भैया सन से इमिट होती है, या इमिटेड फ्रॉम द सन इटसेल्फ। अब कब इमिट होती है, कैसे इमिट होती है, ये चीज आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में बताऊंगा, पर रिलेट मैंने यहीं पे करके दे दिया कि जो काम हमारे क्रायोस्फीयर का है वही काम हमारे क्लाउड्स का है। क्लियर है? चलिए आगे। चलो, तो हमने क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव सोलर रेडिएशन हेल्प्स दी कूलिंग ऑफ द प्लैनेट। इसको टेक्निकली बोलते हैं एल्बेडो इफेक्ट। एल्बेडो इफेक्ट को नीचे डिफाइन भी कर दिया, जो मैंने आपको बता दिया। सो एल्बेडो इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी और द सनलाइट दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कितनी सनलाइट या कितनी सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाती है अर्थ की सरफेस के ऊपर। इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच सोलर एनर्जी द अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द स्पेस। जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी अर्थ रिफ्लेक्ट कर देगी स्पेस में, जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी अर्थ रिफ्लेक्ट कर देगी स्पेस में, उतना ही कम क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा। उतना ही क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट। इट स्टोर्स द फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो पहला, सोलर रेडिएशन को भगाता है, टेंपरेचर कम करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा, फ्रेश वाटर स्टोर करता है द फॉर्म ऑफ आइस। कहां आया था ये टॉपिक? कहां आया था टॉपिक? या वाटर में आया था। सब्जेक्ट आपको ये करा था पानी वाले में। तो वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन के अंदर कितना है भैया? 2.5% है।
कितना है, 2.5% पानी है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर इसी में, तो आगे वापस लिंक बन गया, तो लिंक बन दी सेम थिंग। और वहां पर कंटेक्स्ट कुछ और था, यहाँ पे कंटेक्स्ट कुछ और है। यहाँ भैया क्रायोस्फीयर का फंक्शन क्या, तो आगे फंक्शन भैया फ्रेश वाटर स्टोर करके रखता है। वहां मुझे ये पता करना था कि पानी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी के अंदर, तो आया था ये भी एक कि बर्फ के फॉर्म में है 2.5%, तो इसलिए लगता है भैया सेम चीज है, और है कंटेक्स्ट इज टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट, इट कंट्रीब्यूट्स टू द सी लेवल चेंजेस व्हेन द आइस मेल्ट। अब आगे क्या करेंगे इसका, ये मेरा ड्रॉबैक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द सी लेवल, तो क्रायोस्फीयर क्या करता है, सी लेवल में कंट्रीब्यूट करता है जब ये मेल्ट होता है, और यही इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। अभी आगे करेंगे क्लाइमेट चेंज भैया, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ रहा है, टेंपरेचर से बढ़ने से ये पिघल रहा है, तो यहाँ पे तो लिख दिया सी लेवल क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, क्या चेंज है भैया, बढ़ रहा है, तो सी लेवल बढ़ रहा है, जो हमारे आइलैंड्स है वो क्या होते जाएंगे, वो ड्राउन होते जाएंगे, तो ये इंपैक्ट बन जाएगा क्लाइमेट चेंज का, अभी आएगा आगे, इट विल कम, सो इट इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, टेंपरेचर कम रखना अर्थ की सरफेस का, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा के। दूसरा, फ्रेश वाटर को स्टोर करके रखना। तीसरा, सी वाटर में कंट्रीब्यूट करना। सी वाटर में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, मेल्ट होकर कंट्रीब्यूट करती है। सी लेवल हो जाता जब क्या लिखा, राजधानी शिफ्ट कर रहा, ठीक है। और क्या बोला है, क्लाउडी वेदर कॉजेज वार्मर नाइट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्लाउड वाले कंसेप्ट से, चलें आगे। तो हमारा हो गया क्या, एटमॉस्फेयर हो गया, फिर हाइड्रोस्फेयर हो गया, फिर क्रायोस्फेयर हो गया। नेक्स्ट है हमारा लिथोस्फेयर या जियोस्फेयर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, लिथोस्फेयर एंड जियोस्फेयर। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, तो सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, लिथोस्फेयर। सॉलिड अर्थ, लैंड वाला पार्ट, सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज लिथोस्फेयर या जियोस्फेयर। तो हम बोल सकते हैं इट इज द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। इट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट सिस्टम थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये क्लाइमेट सिस्टम का कैसे पार्ट बनता है, क्लाइमेट के कंपोनेंट्स कर रहे हैं कि अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है, ये अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम का कंपोनेंट है, बिल्कुल क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, कैसे, जियोलॉजिकल प्रोसेस से। और ये जियोलॉजिकल प्रोसेस भी कल आपको बताया था, ये जियोलॉजिकल प्रोसेस भी कल आपको बताया था, कौन सा जियोलॉजिकल प्रोसेस एक पता ना जरा, कल आई थी एक जियोलॉजी, कल हमने जियोलॉजी की बात करी थी, क्या थी जियोलॉजी में, पहाड़, वही तो ज्योग्राफी है। तो ये क्या करता है भैया, पहाड़ आया, बारिश को आगे जाने नहीं देगा, विंड को आगे ब्लो नहीं होने देगा, तो ये भी हमारे क्या करता है, क्लाइमेट को कंट्रोल करता है अलग अलग तरीकों से। जैसे एक एक करके एग्जांपल उठाते हैं भैया, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है, कैसे, वोल्केनिक इरप्शन से, पहला पॉइंट है ये रहा। सो इट अफेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी। अब यही चीज मैं आगे बताऊंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का नेचुरल रीजन क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी। किसका पार्ट है भैया, लिथोस्फेयर का पार्ट है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या मेरी ग्रीन हाउस गैसेज है, अभी आएंगे, अभी आगे। तो देखो फिर से रिलेशन अभी यहीं पे बना के दिखा दी, लिखेंगे नेचुरल प्रोसेस ड्यू टू व्हिच ग्रीन हाउस गैसेज आर रिलीज्ड, वोल्केनिक एक्टिविटी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं लिथोस्फीयर का तो पार्ट है। दूसरा, इट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, जो अफेक्ट करता है किसको, विंड पैटर्न को और ओशन करंट्स को। ये क्या करता है, कार्बन को स्टोर करता है सॉइल के अंदर और फॉसिल फ्यूल के अंदर, यानी ये भी किसकी तरह काम कर जाता है, लिथोस्फीयर कार्बन सिंक की तरह काम कर जाता है। इट आल्सो एक्ट एज अ कार्बन सिंक, क्लियर है। क्रस्ट क्या है, कैसे, ये तो एक्सप्लेन कर दो कैसे, ये CO2 वाला, अरे वोल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वोल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये पार्ट है किसका, लिथोस्फीयर का या जियोस्फीयर का। कार्बन सिंक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे पानी ने कैसे एब्जॉर्ब करी थी कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ वाटर हैज एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑन द सेम लाइन इट आल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और लिंक करते हैं, हाउ डज प्लांट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो किसको यूज कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में से, वो किसको यूज कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, किसके लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसकी तरह भैया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। उसी तरीके से सॉइल कैसे एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, बाय द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, बाय द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बहुत सारी पॉइंट्स हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी आगे मेरा एक टॉपिक है, बाकी दो पॉइंट्स बता दिए। पहला, हाउ विल सॉइल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, बाय फोटोसिंथेसिस, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बनाता है, करेंगे इसको डिटेल में आएगी फोटोसिंथेसिस। दूसरा, सॉइल की टॉप लेयर में आपको हमेशा ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा, ये कैसे रिलेट कर सकते हैं ये भी बता रखा है मैंने, ये मैंने आपको बीएमसी में बताया ब्रेक के अंदर। ऊपर वाली 20 सेंटीमीटर की सॉइल उठा के फेंक देते हैं क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। कहने का मतलब है सॉइल की ऊपर वाली लेयर में हमेशा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट होगा। ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए, यही ऑक्सीजन और कार्बन। अगर एरोबिकली हो रही है तो ऑक्सीजन, एनोरोबिकली हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है चीज, तो बहुत सारे तरीके हैं। हाउएवर वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या बताया, लिथोस्फीयर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये लो आ जाओ। जो ज्योग्राफी है हमारी, वो क्या करती है, ये लो ज्योग्राफी हमारी है क्या करती है, पानी और लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। तो जो ज्योग्राफी है, देखो मैंने अर्थ का सरफेस बना के दिखाया है, पानी और लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। ज्यादा लैंड है यहाँ पे कम लैंड है। अगर पानी और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इसी ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है, खत्म हो गई, क्लाइमेट भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि किसको अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स द विंड पैटर्न एंड द ओशन करंट्स। तो यहाँ पे ओशन करंट्स हैं, वो ज्यादा कंट्रोल कर रहे होंगे टेम्परेचर को, यहाँ पे ओशन करंट टेम्परेचर को नहीं कंट्रोल कर रहे होंगे, क्योंकि क्या हो गया, पानी का सोर्स ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। तो लिथोस्फीयर क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है किसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड और वाटर की मदद से। तो ये तीन फंक्शन निकल के आ गए कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएगा एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैस है, टेम्परेचर बढ़ाती है,
फिर हमने डिस्कस किया कार्बन सिंक का काम करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, टेक्निकली नोन एज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। बहुत सारे मैकेनिज्म है इसके, या ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन। दूसरा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाया फोटोसिंथेसिस। फिर हमने बात करी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अफेक्ट्स द ओशन करंट एंड विंड पैटर्न्स आल्सो। तो ये भी अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम का एक कंपोनेंट बन गया। इट इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम। ये प्लांट और सॉइल मिलकर अप्रोक्सीमेटली 30% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड सॉइल ओनली। चले, नोटेड, डन। तो और कोई पॉइंट तो छूटा नहीं, सब बता दिया। अगला कंपोनेंट अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम का बायोस्फीयर। अभी बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो रीजन है अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम का जहां पर कौन रहता है? बायो, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये वो जोन है अर्थ की जहां पर क्या मिलेगा आपको? लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सस्टेन होने के लिए हवा की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है और लैंड की भी जरूरत है। तो जहां पर आके ये तीनों मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर मिला जाता है। तो आप देखना डायग्राम में भी वही चीज दिखेगी आपको। बायोस्फीयर इसमें लाइफ दिखा रखी है, इसमें इंसान भी दिखा रखा है, हाथी भी दिखा रखा है, पेड़ भी दिखा रखा है, सेम ये चीज मिलेगी। तो ये हमारी बायोस्फीयर है। सी, दिस इज द बायोस्फीयर। तो जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। और लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी और जमीन, तीनों चीजें चाहिए। सो वी कैन से बायोस्फीयर encompasses all the living organisms on the earth including what? Plant, animals and microorganisms। किसे रेगुलेट कर रहे होते हैं? अभी आप बोलोगे सर ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम हैं, ह्यूमंस हैं, हम कैसे रेगुलेट कर रहे हैं भैया? क्लाइमेट को बिल्कुल करते हैं हम। रेस्पिरेशन, प्लांट फोटोसिंथेसिस, कार्बन साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं। हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड बीच में। सो वी रेगुलेट द कार्बन साइकिल थ्रू द प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इनफैक्ट अगर आपने वेस्ट वाटर कर रखी है, मैंने आपको 4 साइकिल बताई हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल, एरोबिक के लिए और एनारोबिक के लिए। लास्ट में बताना 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं उन साइकिल में? लास्ट में 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं? प्लांट और एनिमल से होते हैं। प्लांट, फिर लास्ट में होता है एनिमल। एनिमल मतलब हम एनिमल कंज्यूम कर जाता है प्लांट को, एनिमल कंज्यूम कर जाता है प्लांट को। एनिमल ऑन डेथ एंड एक्सक्रीटा प्रोड्यूसेस व्हाट? कार्बोनेशियस मैटर, नाइट्रोजनस मैटर, सल्फरस ऑर्गेनिक मैटर। तो यही तो है हमारी कार्बन साइकिल। तो या तो वो ऑन डेथ और ऑन एक्सक्रीटा अगेन प्रोड्यूसेस व्हाट? कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दूसरा, इट इन्फ्लुएंसेस द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन। ट्रांसपिरेशन कौन सी प्रोसेस है? ऑन डेथ हो जाता है। दोनों प्रोसेस बताए, डेथ आल्सो, एक्सक्रीटा आल्सो, दोनों चीजें इंक्लूडेड है। ये वाटर साइकिल को भी अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे? थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन? इवेपोरेशन का भाई है, ये इवेपोरेशन का भाई है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द वाटर व्हिच इज बीइंग लॉस्ट by the plant and the surrounding soil or water bodies is known as transpiration. So water which is being lost by the plants and the surrounding soil or the water body is known as transpiration. तो प्लांट जब अपना खाना बना रहा होता है उस समय ट्रांसपायर कर रहा होता है। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स द लैंड सरफेस रिफ्लेक्टिविटी एंड हीट एब्जॉर्प्शन। तो जो बायोस्फीयर है ये अफेक्ट करता है लैंड की सरफेस रिफ्लेक्टिविटी एंड हीट एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है। गांव में क्या मिलेगी आपको? हीट एब्जॉर्प्शन। लीफ से जो वाटर वेपोरेट होता है, हाँ, प्लांट की पत्तियों से जो पानी वेपोराइज होता है, और उसके चारों तरफ जो सॉइल है या जो वाटर बॉडी है, या तो प्लांट कहाँ होगा? सॉइल में होगा, या प्लांट होगा पानी में। तो प्लांट की पत्तियों से और प्लांट के चारों, पहला पॉइंट, प्लांट की पत्तियों से या प्लांट के चारों तरफ जो पानी है, यहां से जो पानी वेपराइज होता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये अफेक्ट करता है हीट एब्जॉर्प्शन को और सन की रिफ्लेक्टिविटी को और सोलर रिफ्लेक्टिविटी को भी। सर वो तो इवेपोरेट, तो जो पानी एटमॉस्फेयर से प्लांट के ऊपर आया, वेपराइज हुआ, इवेपोरेशन। जो पानी प्लांट की बॉडी के अंदर से वेपराइज हुआ उसको बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। पानी तो वेपराइज ही हुआ है। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि भैया बायोस्फीयर वाटर साइकिल के थ्रू अफेक्ट करती है किसको? क्लाइमेटिक कंडीशन को। तो वही वाला इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन ही तो है। भी थोड़ी कि वहां पे भी पढ़ना है, यहाँ पे सेम चीज है दोनों, बस रेफरेंस है यहाँ पे। डन। तो अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम के हमारे 5 अलग अलग कंपोनेंट आ गए। दीस आर द 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम। अब आता है हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो अभी तक हम बात कर रहे थे क्लाइमेट के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्लाइमेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब भैया ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है? व्हाट इज दिस क्लाइमेट चेंज? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस क्लाइमेट चेंज? तो पहला पॉइंट, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट क्या था हमारा? लॉन्ग टर्म जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, वो हमें बताते हैं क्लाइमेट। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज क्या रेफर करता है?
क्लाइमेट चेंज 30 साल नहीं भैया, 30 साल या उससे ज्यादा। मैंने नहीं बोला भाई 30 साल या उससे ज्यादा, तो जनरली 35 साल लेके चल लेते हैं अगर आपको और ज्यादा वैल्यू नहीं लेनी है तो। सो क्लाइमेट चेंज क्या रेफर करता है? सिग्निफिकेंट लास्टिंग चेंज इन दी अर्थ क्लाइमेट। तो सिग्निफिकेंट लास्टिंग चेंज हो जाए अर्थ के क्लाइमेट के अंदर, पर्टिकुलरली एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, दिस विल बी नोन एज व्हाट? क्लाइमेट चेंज, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज ये सिग्निफाई करता है कि हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट है वो क्या करता जा रहा है, लॉन्ग लास्टिंग चेंज दिखा रहा है। जैसे एग्जांपल दिया है ग्लोबल वार्मिंग का, क्या एग्जांपल दिया ग्लोबल वार्मिंग का? कि पिछले 40-50 सालों से जो टेम्परेचर है 2 डिग्री बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने क्या बोला, ये क्लाइमेट चेंज हो रही है भैया, होता नहीं था ऐसे वैसे, ये चेंज हो रहा है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका, इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो अब बात आगे रुक जाती है किसके ऊपर? इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर करेंगे, तो कॉजेज भी देखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को भी देखेंगे। तो पहले बात चल रही थी क्लाइमेट की, अब हम शिफ्ट कर रहे हैं ग्रेजुअली क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो उसके हर एक रीजन को उठाएंगे, फिर विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी रीजन। इसके बाद क्लास है अभी, आगे तो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। कोई क्लास नहीं है, बढ़िया ना, कोई क्लास नहीं है, देयर इज नो क्लास टुडे। तो हम बात करें किसकी? क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज क्या बताता है? सिग्निफिकेंट लॉन्ग लास्टिंग अर्थ की क्लाइमेट में चेंज बताता है। ये जो क्लाइमेट चेंज होता है किसकी वजह से होता है? ये जो क्लाइमेट चेंज होता है 2 रीजन की वजह से होता है, एक नेचुरल है और एक हमारा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने इंड्यूस किया, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? ह्यूमन इंड्यूस्ड। ह्यूमन इंड्यूस को टेक्निकल नाम क्या दिया हुआ है? एंथ्रोपोजेनिक। सो दिस क्लाइमेट चेंज आर इंड्यूस्ड बाय टू, खत्म कर दो आज, कहां से खत्म हो जाएगा भाई आज? फैक्टर्स, ह्यूमन ड्राइव फैक्टर्स, दूसरे हमारे नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स पीछे बताए थे आपको, नेचुरल फैक्टर्स दूसरे बताए थे। 10 बजे तक आपकी है दूसरी, आप मेरी दूसरी, तेरा को थर्मो की क्लास। So next point of discussion is natural causes of climate change. स्लाइड अपने से बनाते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि हमारे अगले कॉजेज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहली कैटेगरी आई है इसके अंदर, पहली कैटेगरी हमारे नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में एक नेचुरल कॉज हमारा पीछे आ गया था जब हम बात कर रहे थे कि लिथोस्फीयर या जियोस्फीयर की, इज वोल्केनिक eruption। वोल्केनिक eruption कैसे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करके, ये पीछे आगे थी बात। सो वोल्केनिक eruption रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एश, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बढ़ती है? ग्रीन हाउस गैस है, टेम्परेचर बढ़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन फॉर्म सल्फेट एरोसोल। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या फॉर्म करती है? सल्फेट एरोसोल फॉर्म करती है जो रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को। अगर ये रिफ्लेक्ट कर रही है सनलाइट को, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आ गया, ये टेम्परेरीली कूल कर देती है अर्थ की सरफेस को। हाउएवर वोल्केनिक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कैन कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म वार्मिंग। तो ये बोलेगा कि वोल्केनिक eruption से शॉर्ट टर्म में टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है? वोल्केनिक eruption से शॉर्ट टर्म में टेम्परेचर क्या होता है भैया? कम होता है। लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। दोनों के रीजन अलग अलग है। तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है, इमीडिएटली उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला नेचुरल कॉज आ गया, द फर्स्ट नेचुरल कॉज। दूसरा नेचुरल कॉज सोलर वेरिएबिलिटी। द नेक्स्ट ऑफ द नेचुरल कॉज इज सोलर वेरिएबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सोलर वेरिएबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय सोलर वेरिएबिलिटी? सोलर रेडिएशन का चेंज, बिल्कुल सही बात है, सोलर रेडिएशन में चेंज आती है। तो सोलर रेडिएशन का चेंज, जरा नाम बताना सोलर रेडिएशन का क्या था? टेक्निकल नाम कल ही बताया था, इंसोलेशन। बिल्कुल सही बात है। सो इंसोलेशन वाज डिफाइंड एज व्हाट? अमाउंट ऑफ द एनर्जी व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सोलर एनर्जी व्हिच इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इंसोलेशन बोल देते हैं। बहुत बढ़िया चीज है। तो जो सोलर की वेरिएबिलिटी है, जो इंसोलेशन है, वो वेरी करता रहता है। अब क्योंकि इंसोलेशन वेरी करता रहता है, सिंस इंसोलेशन वेरीज, दिक्कत वाली बात है। क्या दिक्कत वाली बात है? कैसे ये क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज? हाउ सोलर वेरिएबिलिटी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज? अगर बढ़ जाएगी इंसोलेशन तो, अगर इंसोलेशन बढ़ जाएगी क्या इंपैक्ट होगा इसका? या टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, सो टेम्परेचर विल राइज। So changes in the sun energy output can influence the earth climate. So periods of high solar activity can increase the temperature. फिर से टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर से देखेंगे हम। योगा डे मैक्सिमम एनर्जी, योग क्या बोलता है? तो periods of high solar activity, insolation will increase, temperature will increase. While low solar activity can lead to the cooler period. जैसे हमारी क्या गई थी, आइस एज आ गई थी भैया, सोलर एक्टिविटी रिड्यूस हो गई थी। तो एक रेफरेंस भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे। तो ये क्या है? नेचुरल रीजन है जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। इट इज अ नेचुरल रीजन व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। इंसोलेशन वेरी ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल उसकी वजह से भी वेरी करता है। So insolation vary because of the depletion of the ozone layer also. रेज डायरेक्टली आ जाती है अर्थ की सरफेस के ऊपर। चलो करेंगे अभी सारी चीजें आगे। जो आपने बोला ना सल का नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज हो जाता है, अभी डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में, वो ये पॉइंट। नेक्स्ट नेचुरल रीजन जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है वो क्या है? ओशन करंट। पता है भैया हमें ओशन किस लिए रिस्पांसिबल है? हीट को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो इट इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग द हीट। तो हम बोल सकते हैं ओशन करंट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट अराउंड द प्लैनेट। टेम्परेचर बढ़ता है, पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, हल्का पानी होता है, हवा के साथ चल देता है आगे।
हवा के साथ क्या करता है, चल देता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, बिकॉज ऑफ विच क्लाइमेट चेंज अकर्स। तो ओशन करंट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट अराउंड द प्लैनेट, चेंज इन दिस करंट कैन लीड टू द क्लाइमेट ड्रिफ्ट। बिल्कुल क्लाइमेट ड्रिफ्ट है। सो यू आर फाइंडिंग द क्लाइमेट ड्रिफ्ट। जो एल नीनो और ला लीना है, इनकी वजह से क्लाइमेट ड्रिफ्ट आ रहा है, और ये क्यों आती है उसका रीजन किसी को नहीं पता। दैट रीजन इज नॉट नोन। अभी पता कर रहे हैं साइंटिस्ट, भैया हो क्या रहा है। वैसे बहुत टाइम बाद आती थी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, पर अब फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, हर तीसरे साल आ जाती है, हर तीसरे साल आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है। तो क्या रीजन है वो भी पता कर रहे हैं। व्हाट द रीजन ऑफ दिस? अपर ओशन वेव्स प्रोड्यूस्ड हीट इन लैंड एरिया। अपर ओशन वेव्स प्रोड्यूस हीट इन द लैंड एरिया। अगर टेंपरेचर हाँ ज्यादा हुआ तो बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला नेचुरल रीजन। देखो कितने नेचुरल रीजन है जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वॉल्केनिक इरप्शन है, हमारा ओशन है, हमारा सन का कंट्रीब्यूशन आ जाता है इसके अंदर। अब आ जाते हैं ऑर्बिटल चेंजेस। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज ऑर्बिटल चेंजेस। अब ये क्या है ऑर्बिटल चेंजेस? व्हाट इज ऑर्बिटल चेंजेस? इसको और कौन सी साइकिल बोला जाता है? इसको मिलनकोविच साइकिल भी बोला जाता है। दिस टेक्निकली टर्म्ड एज मिलनकोविच साइकिल। अब ये क्या साइकिल बताती है? इट इंडिकेट वेरिएशंस इन द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ का ऑर्बिट, अर्थ की एक्सियल टिल्ट, अर्थ की शेप अफेक्ट करती है किसके ऊपर? कितनी सोलर हीट वो एब्जॉर्ब करती है या कितनी सोलर हीट वो रिसीव करती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्थ की ऑर्बिट, अर्थ की एक्सियल टिल्ट और अर्थ की शेप, जिसको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, प्रिसिशन बोला हुआ है। तो ये तीन फैक्टर ध्यान रखना, मिलेंगे आपको। यू फाइंड दीस पॉइंट्स रिटन इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो इनको सबको अलग अलग करके उठाते हैं। तो पीछे हमने क्या बोला था? पहले तो हमने क्या बोला? पीछे हमने बात करी थी सन की वेरिएबिलिटी की। अब सन की वेरिएबिलिटी की बात करी थी ना, पीछे भी दो टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हो आप। पीछे भी दो टेक्निकल यूज कर सकते हो। क्या टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हो? ये सन की जो सोलर रेडिएशन है वो कांस्टेंट ही रहती है, वो वेरी करती है। सन की जो सोलर रेडिएशन है वो कांस्टेंट ही रहती है, वो क्या रहती है? वेरी करती रहती है। ठीक है, वेरी करती रहती है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 से 20 साल। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 से 20 साल। अब इसमें भी दो अलग अलग फेज हैं। पहला जब सन होता है हमारा, पीछे आई थी बात तो मेंशन कर ही देता हूं, वैक्सिंग फेज के अंदर, व्हेन द सन इज इन वैक्सिंग फेज। अच्छा, सन के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? कौन सी रिएक्शन चल रही है? फ्यूजन चल रहा है। उस समय इंसोलेशन क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। देन द इंसोलेशन इंक्रीजेस। क्लियर है? कितनी? 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। और जब सन हमारा 10 to 20 टाइम्स, जब सन हमारा पहला हो गया हमारा वैक्सिंग फेज, दूसरा हमारा होता है ये भैया एक्स है, दूसरा है हमारा वैनिंग फेज। जब सन होता है हमारे वैनिंग फेज के अंदर, तो उस समय इंसोलेशन कम हो जाती है। देन द इंसोलेशन रिड्यूसेस। उस समय हमारी इंसोलेशन क्या हो जाती है? टेक्निकली कम हो जाती है। अगर इंसोलेशन कम हो गई तो ये टेम्परेचर कम बढ़ेगा, तो क्लाइमेट चेंज हो जाती है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम। अब फिर से ये जो वैक्सिंग फेज और वेनिंग फेज हमने ऑब्जर्व कर लिया, इनके पीछे का रीजन नहीं पता हमें। तो ये तो ऑब्जर्वेशन करते आ रहे हैं हम, कितने इंसान कर रहा है भैया, 500 600 1000 सालों से ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो आपको बता दिया कंक्लूजन, यार कभी वैक्सिंग फेज आ जाता है, कभी वेनिंग फेज आ जाता है। उसका हमारे क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट भी आ गया निकल के। पर ये क्यों होता है अभी इतनी समझ नहीं बनी है इंसान की। सो देयर इज एन इशू इन दिस। अच्छा, यहाँ पे पीछे मैंने किसकी बात करी थी? कॉस्मिक रेस की बात करी थी। उसका रेफरेंस यहीं पे है, सोलर वेरिएबिलिटी के अंदर उसका रेफरेंस यहीं पे है। देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सनस्पॉट फैक्टर। तो देखो पीछे वाली थ्योरी कैसे मर्ज होती है यहाँ पे। अब सनस्पॉट फैक्टर क्या है यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं सनस्पॉट को। कहने का मतलब है सनस्पॉट की साइकिल चल रही होती है। ये जो सनस्पॉट की साइकिल होती है 22 साल की होती है। सनस्पॉट फैक्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 22 ईयर साइकिल। तो ये जो सनस्पॉट की साइकिल है 22 साल की साइकिल चल रही होती है, नाम में मेंशन्ड है। क्या होता है सन की सरफेस के ऊपर? 11-11 साल की दो साइकिलें होती हैं। ये पहले 11 साल के अंदर सन की सरफेस के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं या बढ़ जाते हैं। अगले 11 साल में ये स्पॉट्स गायब हो जाते हैं। फिर से इंसान ने ये तो देख लिया स्पॉट आ गया, स्पॉट चला गया, ऑब्जर्वेशन से। क्यों आते हैं भैया नहीं पता। फिर से इतनी समझ नहीं बनी इंसान की, सन के अंदर जाना पड़ेगा। अभी इतना एडवांस नहीं हुआ इंसान कि जाके उसके अंदर जाके रिसर्च करके पता करके ले आए। तो सन की सरफेस के ऊपर स्पॉट आते हैं पहले 11 साल में, अगले 11 साल में चले जाते हैं। तो ये साइकिल कितनी बनी? तो ये साइकिल बन गई हमारी 22 साल की। क्लियर सर? सोलर फ्लेयर तो 22 साल की हमारी साइकिल बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब हम बात कर रहे हैं ये स्पॉट्स डेवलप हो गए हैं, जब ये स्पॉट्स डेवलप हो गए हैं तो ये क्या करते हैं? व्हाट दे डू? जब ये स्पॉट्स डेवलप हो गए ये क्या करते हैं? सन की जो रेडिएशन है उसको रिपेल कर रहे होते हैं। तो अगर सन की सरफेस के ऊपर स्पॉट्स बन गए, सन से जो रेडिएशन निकलेंगी ज्यादा निकलेंगी या कम निकलेंगी? सन की सरफेस से रेडिएशन कम निकलेंगी। अर्थ के पास रेडिएशन ज्यादा आएंगी या कम आएंगी? कम आएंगी। अच्छा, इन रेडिएशन में कॉस्मिक रेज भी आती है। इन रेडिएशंस में से कॉस्मिक रेज भी आती है। तो पहली चीज रेडिएशन कम आई, टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको? वैसे कम मिलेगा। दूसरा, रेडिएशन कम आई तो कॉस्मिक रेज भी क्या आएंगी? कम आएंगी। अच्छा, कॉस्मिक रेज कम आएंगी, कॉस्मिक रेज आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। कम कॉस्मिक रेज आई तो भैया क्लाउड बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्लाउड नहीं बनेंगे तो कमेंट करो टेम्परेचर के ऊपर। ज्यादा हो जाएगा, सो इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। तो आगे सारी रिलेशनशिप बन गए। तो इसलिए पीछे क्लाउड की कहानी बताई थी, हेंस द स्टोरी ऑफ द क्लाउड वाज इन्वेंटेड। तो ये जो सनस्पॉट बन जाते हैं इससे कम कॉस्मिक रेज आती है, कम कॉस्मिक रेज आती है, क्लाउड कम बनते हैं, क्लाउड कम बनते हैं, ज्यादा रेडिएशन अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है, तो ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जब हमारे सन के ऊपर स्पॉट्स मिलते हैं उन 11 सालों में जनरली टेम्परेचर क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। जिन 11 सालों में स्पॉट्स नहीं होते हैं उस समय टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम मिलता है, क्योंकि उस समय कॉस्मिक रेज आती है जो क्लाउड की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही होती है। क्लियर है भैया सनस्पॉट फैक्टर? तो वही लिंक था हमारे किसके साथ? सोलर वेरिएबिलिटी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? ये रहा।
अब हम बात किसकी कर रहे थे? अर्थ के ऑर्बिट चेंज की बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट अर्थ ऑर्बिट चेंज। अर्थ के ऑर्बिट चेंज की बात कर रहे हैं। अब दो तीन चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी आपको। दो तीन चीजें, पहले एसेंट्रिसिटी, हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करेंगे, एसेंट्रिसिटी की बात करेंगे, एक्सियल वॉबलिंग इफेक्ट, सारे इफेक्ट आ गए यहाँ पे, ऑल द इफेक्ट्स आर इनटू द पिक्चर। तो इसको ऐसे समझते हैं एसेंट्रिसिटी के बारे में। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एसेंट्रिसिटी। अब क्या है भैया एसेंट्रिसिटी? किस चीज को एसेंट्रिसिटी बोला जाता है? अभी जो अर्थ का पाथ है सन के चारों तरफ, शेप क्या है उसकी, ज्योमेट्री कैसे है उसकी? ज्योमेट्री इलिप्टिकल। धीरे धीरे जो पाथ है सर्कल में कन्वर्ट होता जा रहा है। धीरे धीरे जो पाथ है ये कन्वर्ट होता जा रहा है किसके अंदर? सर्कल के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा 95,000 ईयर से लेके 1,25,000 ईयर में जो ऑर्बिट की शेप है अर्थ की सन के चारों तरफ, वो बदलती जाती है। तो हमारे जो ऑर्बिट की शेप है सन के चारों तरफ अर्थ की, ये हमारा सन है। तो अगर मैं सन की ऑर्बिट की बात करूं, ये मैंने ऑर्बिट बनाया है, अभी आपको ये ऑर्बिट कैसा दिख रहा है? तो प्रेजेंटली कैसा है? एलिप्टिकल है। प्रेजेंटली इलेक्ट्रिकल है, इसका मतलब अर्थ सन से दूर भी हो जाती है, पास भी आ जाती है, क्योंकि एलिप्स है। पर धीरे धीरे भैया ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सर्कल के अंदर। क्योंकि जो ऑर्बिट है ये भी चेंज होता जाता है, पर कितने साल लगते हैं? 95,000 से लेके 1,25,000 साल लग जाते हैं। अब जैसे जैसे हमारा ये पाथ चेंज हो गया, क्या होगा इन जनरल? क्या होगा? या कूलिंग इफेक्ट आ जाएगी, अर्थ दूर और पास का कंसेप्ट ही हट जाएगा। तो विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? सर्कुलर पाथ। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज टेक्निकली नोन एज अर्थ एसेंट्रिसिटी फैक्टर। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज है वो अर्थ की एसेंट्रिसिटी की वजह से भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है वो क्या बदल रहा है? इट इज चेंजिंग। तो ये अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसकी वजह से क्लाइमेट है। हमारी लाइफ साइकिल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है तक की कहानी? अब हम बात करेंगे इसकी इंक्लिनेशन की। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन क्या है? अगर आप बात करोगे अर्थ की एक्सिस की, इफ यू टॉक अबाउट द एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये हमारी एक्सिस है ना, ये बनी हुई अर्थ, यहाँ पे काटते हैं इसकी, ये हमारे अर्थ की एक्सिस है। देखो टिल्टेड है ये अर्थ की एक्सिस। अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है और दो कलर और लेते हैं, नीले। किसके बीच में वेरी कर रही होती है ये? किसके बीच में वेरी कर रही होती है ये वेरी कर रही होती है 22.1 डिग्री के बीच में और 24.5 डिग्री के बीच में। तो इसके बीच में अर्थ की एक्सिस वेरी कर रही होती है। टोटल कितना है? 2.4 डिग्री का फर्क है। 2.4 डिग्री का फर्क है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अर्थ की एक्सिस की जो टिल्ट है वो भी वेरी कर रही होती है। पर वेरी करती है कितने सालों में? मोटा मोटा 40,000 सालों में। 40,000 सालों में अर्थ की जो एक्सिस की टिल्ट है वो 2.4 डिग्री क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इससे भी क्या होता है भैया? क्लाइमेट चेंज होता है। तो आ गया अर्थ एक्सिस इंक्लिनेशन। तो आज के टाइम पे जो अर्थ की एक्सिस की इंक्लिनेशन है वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स द क्लाइमेट चेंज। अर्थ एक्सिस वाज टिल्टेड टू 20, प्रेजेंटली इट इज टिल्टेड। आज के टाइम पे ये बनाई ना पर्पल वाली 23.5, ये आज की कहानी है। और ये भी धीरे धीरे टिल्ट होती जा रही है। दिस इज आल्सो गेटिंग टिल्टेड। क्लियर है? फिर आपने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, प्रिसीशन। अभी प्रिसीशन क्या होता है? तो आपको जैसे ऑर्बिट की कहानी बताई, ऑर्बिट की कहानी कितने सालों तक है? मोटा मोटा 1,00,000 साल। ये टिल्ट की कहानी कितने सालों की है? मोटा मोटा 40,000 साल। तो ये 1,00,000 साल है, 95 से लेकर 1,25,000। ये है एग्जैक्ट वैल्यू तो बताइए, अब मैंने अप्रोक्सीमेट डाली है वैल्यूज, ताकि माइंड में एक बनी रहे बात। अब हम बात करें प्रिसीशन की। ये कहानी 25,000 सालों वाली। मोटा मोटा 25,000 साल में, हर 25,000 साल के गैप में अर्थ की जो शेप है वही चेंज हो जाती है। जिसको अभी क्या बोल रहे थे आप? ओब्लेट स्फेरॉइड बोल रहे हैं ना अभी। इसको भी क्या बोल रहे हैं? ओब्लेट स्फेरॉइड। ये 25,000 सालों में ये शेप क्या करती रहती है? बदलती रहती है। इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? वॉबलिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसको वॉबलिंग इफेक्ट बोला जाता है। तो अर्थ की शेप के बदलने से भी बिल्कुल क्लाइमेट चेंज होगा। जैसे अभी इक्वेटर के पास ज्यादा हीट आ रही है, पोल के पास कम हीट जा रही है, शेप भी बदल गई। तो if the shape will change, again the extent of insolation will change. अब हर एक बात का मतलब बता दिया यहाँ पे, each and every point I've discussed, जिसको लिंक कर रखा है ऑर्बिट चेंज के साथ, just linked with the orbit change.